जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी उन लाखों की भीड़ में शामिल हैं जो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, या उन सेलेक्ट होने वाले छात्रों में जो एग्ज़ाम के लिए असली पैटर्न को पकड़ते हैं? आज का यह सेशन आपकी तैयारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मिशन 1000 PYQ सीरीज के इस लेक्चर में हम आज के विषय के उन चुनिंदा सवालों को देखेंगे जो पिछली कई सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम में वही जीतता है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है। आज हम हर सवाल को मास्टर ट्रिक के साथ हल करेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका एक भी सेकंड व्यर्थ ना हो। मैं हूं कुलदीप पंडित, आपका PYQ स्पेशलिस्ट, और स्टडी डिपॉजिट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण का क्रम किस वर्ण के ठीक बाद आता है? ऑप्शन ए छ, बी का, सी त्रा, डी ज्ञा। सही उत्तर है ऑप्शन बी का। हिंदी शब्दकोश का नियम वर्णमाला से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि छ एक संयुक्त व्यंजन है जो का प्लस सा से मिलकर बना है, इसलिए डिक्शनरी में छ हमेशा का वर्ण के ठीक बाद मिलता है। छ या चा वर्ग का दूसरा वर्ण है, डिक्शनरी में यह चा के बाद आता है। त्रा आधा ता प्लस रा से बनता है, अतः ता के ठीक बाद आता है। ज्ञा जा प्लस य से बनता है, अतः जा के ठीक बाद आता है। याद रखने की ट्रिक है का के बाद क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अन अनुस्वार और आह विसर्ग किस वर्ण के साथ आते हैं? ऑप्शन ए औ, बी आ, सी आ, डी हा। सही उत्तर है ऑप्शन सी आ। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अन और आह आयोग वह हैं जो हमेशा आ स्वर के आधार पर टिके होते हैं। शब्दकोश में सबसे पहले अन, फिर आह और उसके बाद आ आता है। औ वर्णमाला का अंतिम संयुक्त स्वर है। बड़ा आ छोटा आ का दीर्घ रूप है। हा वर्णमाला का अंतिम ओष्ठ व्यंजन है। याद रखने की ट्रिक है आ के ऊपर अंग। अन नासिक की ध्वनि है। आहा का उच्चारण तत्सम शब्दों में हा के समान होता है। डिक्शनरी में कोई शब्द आधे अक्षर से शुरू नहीं होता है, आधा अक्षर हमेशा पूरे अक्षरों के सीरीज के अंत में आता है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर माना जाता है? ऑप्शन ए पक्ष संवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत, डी मध्य स्वर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पक्ष संवृत। बड़ा ऊ बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा पक्ष काम करता है और मुंह लगभग बंद यानी कि संवृत रहता है। अग्र संवृत ई और बड़ी ई अग्र संवृत है। अग्र विवृत ए को अग्र अर्ध विवृत माना जाता है। मध्य स्वर केवल छोटा आ मध्य स्वर कहलाता है। याद रखने की ट्रिक है पीछे बंद ऊ। मुंह खुलने पर चार और जीभ की स्थिति पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ वृत्तमुखी स्वर हैं। संवृत का अर्थ बंद होता है। बोलकर देखें, ई ऊ बोलते समय दांत और होंठ लगभग बंद ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों को किन 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए अल्प प्राण महाप्राण, ऑप्शन बी स्पर्श अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी सघोष अघोष ओष्म संयुक्त। सही उत्तर है सघोष और अघोष। स्वर तंत्रियों में गूंज के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। गूंज होने पर सघोष मतलब तीसरा चौथा पांचवा, और न होने पर अघोष 1 2 कहलाते हैं, यानी कि पहला और दूसरा कहलाते हैं। अल्प प्राण महाप्राण श्वास वायु के आधार पर, स्पर्श अंतस्थ उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। याद रखने की ट्रिक है कंपन में घोष वर्ग का पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। सभी 11 स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं। हिंदी व्याकरण में घोष और सघोष का अर्थ बिल्कुल एक ही होता है, भ्रमित न हो।
अगला प्रश्न है, जब आधा स्वर रहित आधा किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर किस रूप में लगाया जाता है? ऑप्शन ए पदेन, बी हलंत, सी रेफ, डी अनुस्वार। सही उत्तर है रेफ। जब रा आधा स्वर रहित होता है तो वह उच्चारण के बाद आने वाले अगले वर्ण के सिर पर रेफ के रूप में बैठ जाता है, जैसे कर्म। पदेन पैरों में लगता है, जैसे प्रा या क्रम। हलंत आधा दर्शाने के लिए तिरछी रेखा। याद रखने के तरीका है, आधा रेफ। रा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। गोलाकार अक्षरों जैसे टा, डा में पदेन का दूसरा रूप यानी जैसे ट्रक लगता है। रा एक मात्र वर्ण है जिसमें ऊ और ऊ की मात्रा उसके पैरों में नहीं बल्कि उसके पेट में लगती है, यानी कि बीच में लगती है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में सघोष और महाप्राण ध्वनि का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए का, बी खा, सी गा, डी घा। सही उत्तर है ऑप्शन डी घा। घा कावर का चौथा वर्ण है। नियम तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष और दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं, अतः घा दोनों श्रेणियों में आता है। का अघोष अल्पप्राण, खा अघोष महाप्राण, गा सघोष अल्प प्राण। याद रखने की तरीका, चौथा सघोष महान है। प्राणत्व यानी हवा पर अल्पप्राण वर्गों के पंचमाक्षर पांचवा सघोष और अल्प प्राण होते हैं। पूरी वर्णमाला में केवल वर्ग का चौथा वर्ण ही सघोष और महाप्राण परफेक्ट कॉम्बो होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दंतोष्टय ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए वा, बी फा, सी या डी रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए वा। वा का उच्चारण करते समय ऊपर के दांत निचले होंठ को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे दंतोष्टय या दांत प्लस होंठ ध्वनि कहा जाता है। फा होष्टय ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है। रा मूर्धन ध्वनि है। याद रखने के तरीके, दांत होंठ वा का प्रयोग तत्सम शब्दों में अधिक होता है। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। बिना होंठ और दांत मिलाए आप वा नहीं बोल सकते, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में वा को बा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्णों को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रा ला, बी या वा, सी सा सा, डी अन आहा। सही उत्तर है ऑप्शन बी या वा। या और वा का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है और कई शब्दों में ये स्वरों की जगह लेते हैं, जैसे कौवा या कौवा। राला लुंठित और पार्श्विक व्यंजन है। सासा ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अनआहा अयोगवा वर्ण है। याद रखने के तरीके, आधे यार वो। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 है। या का निर्माण ई और वा का निर्माण ओ स्वर के प्रभाव से होता है। अंग्रेजी के वाई एंड डब्ल्यू की तरह हिंदी के या और वा भी गिरगिट की तरह स्वर व्यंजन बनते रहते हैं। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ला व्यंजन को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लुंठित व्यंजन, बी पार्श्विक व्यंजन, सी उच्छिप्त व्यंजन, डी संघर्षी व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्श्विक व्यंजन। ला बोलते समय श्वास वायु जीभ के दोनों पार्श्व यानी कि बगल से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। लुंठित यह रा को कहा जाता है। उच्छिप्त ये ढा और अढ़ा है। संघर्षी ये ऊष्म व्यंजन है। याद रखने के तरीके, बगल से लटक। ला अल्प प्राण और सघोष ध्वनि है। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल वाला हिस्सा। ला बोलते समय जीभ हवा को रास्ता देने के लिए बीच से ऊपर उठा देता है और हवा को साइड से निकालती है। अगला प्रश्न है, ढा और ढा बिंदी वाले वर्ण को हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, डी अयोगवा। सही उत्तर है ऑप्शन सी उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। जीभ झटके से नीचे गिरती है। उच्छिप्त और इनमें 2 भाषाओं के गुण द्विगुण
संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, अयोग, व, अन और अह। याद रखने के तरीके झटके से ढ और ढ। इन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। यह संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे। शब्द की शुरुआत में कभी ढ़ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। बिंदी वाले वर्ण हमेशा बीच या अंत में आते हैं। दोस्तों, सिर्फ सवाल देखने से सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें दिमाग में बिठाने से होता है। आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय के उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे सटीक हैं। अब बारी है आपकी। नीचे कमेंट में करके तुरंत 2 बातें बताइए। आज के प्रैक्टिस सेट में आपका कुल स्कोर क्या रहा? आज की कौन सी मास्टर ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा शानदार लगी? इस पूरी क्लास की प्रीमियम PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो के